दरबार में बहस गर्म थी। मंत्री दामोदर ने मजदूरों के हकों के लिए एक नया कानून पेश किया था, पर एक अमीर दरबारी ने हंसकर कहा, मंत्री जी, आप महलों में बैठकर गांव की चिंता करते हैं। वहाँ के लोग सीधे सादे हैं, उनकी जरूरतें बहुत कम हैं, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। दामोदर की आंखों में एक अजीब सी चुभन हुई। क्या वाकई वो अपनी प्रजा को जानते थे? क्या न्याय सिर्फ किताबों और कानूनों तक ही सीमित था? उस रात दामोदर ने अपने शाही कपड़े उतारे। रेशम और सोने की जगह उसने एक साधारण सूती कुर्ता और धोती पहनी। आईने में उसे मंत्री दामोदर नहीं, एक आम इंसान दिखाई दे रहा था। उसके दिल में एक सवाल था, एक बेचैनी थी। उसे सच जानना था, अपनी आंखों से, अपने कानों से। उसे अपनी प्रजा के बीच जाकर ये देखना था कि न्याय की धूप उन तक पहुंच भी रही है या नहीं। अगली सुबह मंत्री दामोदर कहीं नहीं थे। उनकी जगह कंधों पर रंग बिरंगी साड़ियों का बोझ उठाए माधव नाम का एक फेरी वाला रतनपुर गांव की गलियों में दाखिल हो रहा था। सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें कुएं से पानी भर रही थी। हवा में मसालों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। माधव के लिए ये सब नया था। दरबार के सन्नाटे और अनुशासन से बिल्कुल अलग यह जिंदगी का शोर था, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान सजाई और अपनी आवाज में गांव वालों का अपनापन घोल लिया। आज वो मंत्री नहीं, एक कहानीकार था, जो अपनी साड़ियों के हर रंग में एक नई कहानी लेकर आया था। उसका मिशन अभी शुरू हुआ था और उसे पता नहीं था कि ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा। माधव ने अपनी दुकान गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लगाई। साड़ियों के रंग ऐसे खिल रहे थे मानो पेड़ पर इंद्रधनुष उतर आया हो। जल्द ही वहाँ औरतों की भीड़ जमा हो गई। माधव ने अपनी मीठी बातों का जादू चलाना शुरू किया। एक बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, ये हरी साड़ी तुम पर ऐसी खिलेगी कि तुम्हारे पति देव तुम्हें फिर से ब्याह कर ले जाएंगे। सब हंस पड़ी। फिर एक युवती को छेड़ते हुए कहा, और ये लाल साड़ी आप पर ऐसी जंचेगी कि चांद भी शर्मा जाए। औरतें उससे खूब मोलभाव करती, उसे छेड़ती, और वह भी उनकी हर बात का जवाब हंसी और मजाक से देता। वो सिर्फ साड़ियाँ नहीं बेच रहा था, वो हंसी बांट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि दरबार की दीवारों के बाहर जिंदगी कितनी सच्ची और खूबसूरत है। उसे अपनी इस नई पहचान से प्यार होने लगा था। तभी उसकी नजर भीड़ से कुछ दूर घर लौटती एक औरत पर पड़ी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, पर उसकी चाल में एक गजब की गरिमा थी। वह राधा थी। माधव ने अपनी सबसे सुंदर नीली साड़ी उठाई और उसके पास पहुंचा। अपनी वही चंचल मुस्कान के साथ उसने कहना शुरू किया, बहन जी, ये आसमान के रंग की साड़ी देखिए। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राधा रुक गई। उसने माधव की आंखों में देखा और फिर साड़ी पर नजर डाली। उसके होठों पर एक फीकी पर गहरी मुस्कान आई। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, भैया, अगर साड़ी खरीदने के पैसे होते तो चेहरे पर इतनी थकान न होती। ये वाक्य एक तीर की तरह माधव के दिल में लगा। उसकी सारी हंसी, सारा मजाक एक पल में हवा हो गया। उसे पहली बार अपनी प्रजा की असली आवाज सुनाई दी थी। उस रात माधव को नींद नहीं आई। राधा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर साड़ी खरीदने के पैसे होते। अगले दिन से माधव बदल गया। अब वह अपनी साड़ियाँ बेचने के लिए आवाजें नहीं लगाता था। वह चुपचाप बरगद के नीचे बैठा रहता, औरतों को आते जाते देखता, उनकी बातें सुनता। वह अब एक विक्रेता नहीं, एक श्रोता बन गया था। उसने औरतों से उनके दिन के बारे में पूछना शुरू किया, उनके काम, उनके परिवार, उनकी खुशियों और उनके गमों के बारे में। पहले तो औरतें झिझकीं, पर उसकी आंखों में उन्हें एक सच्ची हमदर्दी दिखाई दी। धीरे धीरे वे उससे खुलने लगी। वह अब उनका दोस्त, उनका हमराज बन गया था। वह सीख रहा था कि असली भारत इन हंसते बोलते चेहरों के पीछे छिपे अनकहे दर्दों में बसता है। माधव ने अपना ज्यादातर वक्त नदी किनारे बने कपड़े की कार्यशाला के पास बिताना शुरू कर दिया। वह देखता था कि राधा और दूसरी औरतें सुबह से शाम तक काम करती है। वे भारी लकड़ियों से चलते बड़े बड़े बर्तनों में रंग घोलती, तपती धूप में कपड़ों को सुखाती। उनका काम मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं था, बल्कि कई बार ज्यादा ही मुश्किल होता था। एक दिन दोपहर में राधा उसे देखकर मुस्कुराई।
माधव ने हिम्मत करके पूछा, बहन, काम बहुत मुश्किल लगता है। राधा ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मुश्किल तो है भैया, पर आदत हो गई है। मैं और मेरे पति दोनों यही काम करते हैं। सुबह साथ आते हैं, शाम को साथ जाते हैं। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे उसने अपना लिया था। पर माधव के लिए ये एक पहेली का अहम हिस्सा था जो अभी सुलझना बाकी था। उस दिन शाम को माधव ने वह देखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। कार्यशाला का मालिक मजदूरों को दिन की दिहाड़ी दे रहा था। माधव ने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। उसने देखा मालिक ने राधा के पति के हाथ पर सिक्कों से भरी एक भारी थैली रखी। उसके चेहरे पर संतोष था। फिर राधा की बारी आई। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। मालिक ने उसे भी एक थैली दी, पर वो साफ तौर पर पहली वाली से छोटी और हल्की थी। राधा ने थैली को बिना देखे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और चुपचाप चल दी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, कोई सवाल नहीं था, जैसे ये दुनिया का सबसे सामान्य नियम हो। माधव की मुट्ठियां भींच गईं। ये अन्याय था, दिन के उजाले में, सबके सामने, और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। अगले कुछ दिन माधव ने गांव की दूसरी औरतों से बात की। एक खेत में काम करने वाली औरत ने बताया कि उसे फसल काटने के लिए मर्द से आधे पैसे मिलते हैं। एक कुम्हारिन ने कहा कि उसके बनाए बर्तन बाजार में मर्द कुम्हार के बर्तनों से कम दाम में बिकते हैं। कहानी हर जगह एक ही थी। एक शाम वह एक बूढ़ी दादी के पास बैठा था। उसने हिम्मत करके पूछा, दादी, ऐसा क्यों है? जब काम बराबर है तो मजदूरी बराबर क्यों नहीं? दादी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आदमी घर का मालिक होता है, उसका काम ज्यादा कीमती है। औरत का काम तो घर चलाने में मदद भर है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये शब्द माधव के सीने में शूल की तरह चुभ गए। उसे समझ आ गया कि लड़ाई किसी एक मालिक से नहीं, एक पूरी सोच से है जो सदियों से समाज की जड़ों में बैठी है। माधव की हंसी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक मंत्री की गंभीरता और एक योद्धा का संकल्प था। राधा ने ये बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, साड़ी वाले भैया, आजकल तुम बहुत परेशान लगते हो, सब ठीक तो है? माधव ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। ये एक वादा था। उस शाम माधव बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी रंगीन साड़ियाँ उसके पास बिखरी पड़ी थी, पर उसका ध्यान उन पर नहीं था। वह गांव की औरतों को देख रहा था, उनकी मेहनत, उनकी मुस्कान और उनकी खामोशी से सही जा रही नाइंसाफी। उसी पल उसने फैसला कर लिया। माधव का सफर खत्म हो गया था। अब मंत्री दामोदर को अपना काम करना था। वह उठा और बिना किसी को कुछ बताए अंधेरे में गांव से निकल गया। गांव से निकलते हुए रात के अंधेरे में उसे घोड़ों की टाप सुनाई दी। वह फौरन एक गली में छिप गया। शाही मशालों की रोशनी में उसने देखा वह राजा के पहरेदार थे जो गश्त पर निकले थे। एक पल के लिए उनका सरदार रुका। उसे लगा जैसे उसने गली में किसी को देखा हो। दामोदर की सांसें रुक गईं। अगर वह यहाँ पहचान लिया जाता तो उसका सारा मकसद अधूरा रह जाता। पहरेदारों ने उसे नहीं देखा और आगे बढ़ गए। दामोदर ने राहत की सांस ली। इस घटना ने उसे याद दिलाया कि वह कितना बड़ा जोखिम उठा रहा था और उसका मिशन कितना जरूरी था। अब कोई वापसी नहीं थी। उसे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना ही था। अगली सुबह दरबार फिर से लगा था, पर आज मंत्री दामोदर की आवाज में एक नई आग थी। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने कोई कानून या आंकड़े पेश नहीं किए। उसने एक कहानी सुनाई, रतनपुर गांव की कहानी। उसने राधा की थकान, बूनी दादी की लाचारी और उन सभी औरतों की अनकही बातें दरबार में रख दी। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि पूरा दरबार सन्न रह गया। उसने उन सब दरबारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम यहाँ महलों में बैठकर न्याय की बातें करते हैं, जबकि हमारी औरतें हर रोज हर पल अन्याय सह रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने औरत होकर जन्म लिया है। उसने बूढ़ी दादी के शब्द दोहराए, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। फिर उसने महाराज की ओर देखा और पूछा, महाराज, क्या आपके राज्य में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? दामोदर की बातों ने सीधा महाराज के दिल पर असर किया। वह कोई मंत्री नहीं,
बल्कि अपनी प्रजा की आवाज बनकर बोल रहा था। महाराज अपनी गद्दी से उठे। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, नहीं, हमारे राज्य में आज से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उसी वक्त शाही फरमान जारी करने का आदेश दिया। आज से इस राज्य में हर काम के लिए मर्द और औरत को बराबर मजदूरी दी जाएगी। ये कानून है। दामोदर ने सिर झुकाकर महाराज का अभिवादन किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर यह जीत के आंसू थे, एक खामोश क्रांति की जीत जो एक साड़ी वाले ने शुरू की थी। उसे पता था कि कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी, पर आज एक नई सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। कुछ दिन बाद रतनपुर में दिहाड़ी बंटने का दिन था। कार्यशाला का मालिक हमेशा की तरह मजदूरों को पैसे दे रहा था। जब राधा की बारी आई तो उसने आदतन हाथ आगे बढ़ा दिया। मालिक ने शाही फरमान को कोसते हुए भारी मन से सिक्कों की थैली उसके हाथ पर रखी। राधा ने थैली ली और हमेशा की तरह जाने लगी, पर आज कुछ अलग था। थैली का वजन, वो बहुत भारी थी। उसने रुककर थैली को खोला। अंदर सिक्के भरे हुए थे, उतने ही जितने उसके पति को मिले थे। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसने मालिक को देखा, फिर दूसरी औरतों को। उन सब की आंखों में वही हैरानी और खुशी थी। फिर राधा के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैली। ये सिर्फ पैसों की खुशी नहीं थी, ये सम्मान की खुशी थी, बराबरी की खुशी थी। उस शाम घर जाते हुए राधा बाजार में रुकी। अपनी बढ़ी हुई मजदूरी के कुछ सिक्कों से उसने अपनी छोटी बेटी के लिए एक रंगीन लकड़ी का घोड़ा खरीदा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। रास्ते में उसने एक नए साड़ी वाले को औरतों से मोलभाव करते देखा। उसे अचानक माधव की याद आई, वह दयालु मजाकिया साड़ी वाला जो अचानक कहीं चला गया था। राधा ने सोचा, पता नहीं वो कहाँ होगा। उसने प्यार से लकड़ी के घोड़े को छुआ और घर की तरफ चल दी। उसे ये नहीं पता था कि जिस अजनबी को वो याद कर रही थी, उसी ने उसकी और अनगिनत औरतों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी थी। न्याय कभी कभी खामोशी से एक साधारण इंसान का भेष बदल कर आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।